हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए एक उड़ान बैच जिसमें आपको फिजिक्स मैथ की क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगी, जो कि 70 डेज़ का है। इसमें कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इससे बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे। रिवीजन के तौर पे हमें सभी चलेगा। अगर आप नए अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप इन चीज़ों को नोट करते जाएं, वीडियो को पॉज कर करके, क्योंकि हमें फास्टेस्ट रिवीजन कराना है। क्योंकि 70 दिन में किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट का 70 दिनों में सिलेबस हो पाना नामुमकिन होता है। लेकिन हमने फिर भी आपके लिए प्रयास किया है, जिसमें हम आपको 70 दिनों में जितना हो सके से कंप्लीट ही कोर्स आपको करा के देंगे, ठीक है ना। इसमें पहले है विद्युत आवेश। पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसकी पहली हेडिंग है वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश होता क्या है? वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का एक गुण होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी भी वस्तु का गुण होता है जिसके द्वारा हम किसी अन्य वस्तु पर एक वैद्युत बल का अनुभव कराते हैं। उसे ही हम कहते हैं वैद्युत आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो धनावेश, दूसरा ऋणावेश, ठीक है ना। अब धनावेश कैसे होगा, वो कैसे पता करोगे? ऋणावेश कब होगा? यदि एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु पर अगर आवेश का स्थानांतरण होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का ट्रांसफ़र होता है, तो उस कंडीशन जिस पर ट्रांसफ़र हो रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी उस पर धनावेश आएगा। और जो आवेश ग्रहण कर रही है दूसरी वस्तु, उस पर ऋणावेश आएगा। ये बात क्लियर है। और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q = I/T और एक फॉर्मूला होता है Q = NA। ये आवेश के दोनों फॉर्मूले होते हैं। और आवेश एक अदिश राशि होती है। Q = I/2 के अकॉर्डिंग इसका मात्रक होगा एम्पियर × सेकेंड और दूसरा मात्रक होता है इसका कूलम। तो इसके दो मात्रक होते हैं। कौन कौन से? एम्पियर × सेकेंड और कूलम। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि किसी ऐसे बोल दिया क्वेश्चन में कि दो आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो कितना है? 2 कूलम आवेश है, यानी ये क्या है? आवेश है Q = 2 कूलम दे रखा है। और अब पूछा क्या गया है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वैसे इसमें आपको हर चीज़ पता होगी कि Q को हम आवेश बोलते हैं, I को हम विद्युत धारा बोलते हैं, T को हम समय बोलते हैं। Q तो आवेश है, ये N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जिसे फंडामेंटल ऑफ चार्ज भी कहते हैं। जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि आवेश का जो मान होता है, वो होता है E = 1.6 × 10⁻⁻19। ये इतने कूलम इसका मान होता है, जो कि किसी भी नंबर पर जो ट्रांसफ़र होता है आवेश का स्थानांतरण होता है, वो इसी फॉर्मेट के रूप में होता है। तो अब पूछा क्या गया है? N, Q = NE। यहाँ से इस फॉर्मूले से लगाएंगे, क्योंकि हमें पूछा था 2 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो N = होगा Q/E। Q की वैल्यू कितनी है? 2 बटे E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट से 0 हट जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। 2 से ये कट जाएगा कितने बार? 10 बार। 2 से ये कट गया 8 बार, ठीक है ना। तो बचा कितना? 10/8 गुणा ये पावर नीचे माइनस की, ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की, 10 की पावर -19। अब इसे काट दो इससे। दो, अब पहले से एक सिंपल और कर लो। 2 से 4 बार, 2 से 5 बार। अब 5/10 5 में लगाएंगे, 5 एकम 5। दूसरा बचा कितना यहाँ पे? 1, 4 से बनाए, 4 एकम 4, बचा 1, उसमें 10 हो जाएंगे पॉइंट लगा के। तो 4 दूनी 8, बचा कितना? 2। तो 1 0 उड़ेगा, 20, 4 पंजे 20 × 10⁻⁻19। तो इतने 2 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, वो इतनी होती है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक और इसी पे क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो किसी ने बोल दिया कि 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻⁻19 है,
तो इस पर कितना आवेश होगा। अब क्या दे रखा है हमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, पूछा क्या गया कि इस पर आवेश कितना होगा। तो Q इज होता है एन ई, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में दे रखी है 6.25 इंटू 10 की पावर -19 इंटू ये हो जाएगा ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, 4 16 छके 4 और 4 100। अब जो कितने पॉइंट हैं, 2 पॉइंट ये रहे, 1 पॉइंट ये, 3 पॉइंट हो गए, ये पॉइंट 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, गुणा 10 की पावर 38। अब ये पावर किसकी है, एक प्लस की है और ये माइनस की है, 10 की पावर -37 इतने कूलाम इस पर आवेश होगा। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कूलाम वैद्युत आवेश की आपको पता पड़ गया। अब और चीज़ें हम लिख तो नहीं सकते हैं क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम फास्टर रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज ही चीज़ें चलेगी, वही कराया जाएगा जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखो दूसरा है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या होता है कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। तो यही होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है ना। चलो अब आता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है टॉपिक। ये किसी न किसी सेट में 1-2 साल में हर बार आता है, किसी न किसी सेट में आपको मिल ही जाएगा। तो कूलाम का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना। देखो इसमें बोला था कूलाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि 2 बिंदु आवेश हैं, कौन कौन से, Q1 है एक Q2 है, ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तब इनके बीच में एक बल काम करेगा, उस बल का नाम होता है वैद्युत बल। क्या नाम होता है, वैद्युत बल। ठीक है ना, उस बल का नाम होता है वैद्युत बल। अब इसके लिए स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट आप बड़े ध्यान से सुनना। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेश, ये क्या है, 2 बिंदु आवेश हैं, 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, किसके बीच, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बताया था कूलाम ने स्टेटमेंट में। क्या बताया था कि 2 स्थिर बिंदु आवेश, कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो अब इसे एक सही फॉर्मेट में लिख लो, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। जब भी हम कोई समानुपाती का चिन्ह होगा उसे अगर हटाते हैं तो कोई ना कोई एक नियतांक आता है। यहाँ पे उस नियतांक का नाम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ये जो है वो हो गया बल। कब, ये भी लगा बनाया हुआ ना, जब ये दोनों के दोनों आवेश निर्वात या वायु में स्थित हैं, निर्वात या वायु में स्थित हैं, तब इन दोनों आवेशों के बीच इतना बल लगेगा। अब इसमें जो नियतांक आए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब इसमें एक एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी। अब एक और बात पूछोगे, अब अगर हमें से किसी, ये निर्वात और वायु तो है ही है, अगर इन आवेशों को उठा के हम पानी में पटक दें या मिट्टी के तेल में डाल दें, तो उस सिचुएशन में इसका जो मान आएगा बल का, वो कितना आएगा। तो उस कंडीशन होता है कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे r²। तो तब इतना बल। अब ये K क्या होता है, यहाँ पे जो K है ना, वो K होता है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है ना,
ये बातें क्लियर हैं। और के का मान निर्वात या वायु के लिए होता है 1 और धातुओं के लिए होता है अनंत। यानी कि जो के का मान रहेगा वो 1 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा और अनंत से छोटा रहेगा या उसके बराबर रहेगा। तो याद रखना है के का मान हमेशा 1 से बड़ा और बराबर, अनंत से छोटा और उसके बराबर होगा। तो कूलाम का नियम क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट आएंगे, इसको आप रिकॉर्ड कर रोक के वीडियो को और आप नोट कर लीजिए। अब देखो, अब नेक्स्ट हेडिंग है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? इसमें ना इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं कि बहुल आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। बहुल आवेश मतलब बहुत सारे आवेश होंगे, एक आवेशों का समूह होगा। जैसे मान लिया एक आवेश यहाँ पे है, इससे यहाँ पे कुछ आवेश है Q1, यहाँ से कुछ आवेश है Q2, यहाँ पे कुछ आवेश है Q3 और यहाँ पे कुछ आवेश है Qn। इस तरीके से एक निकाय या समूह बना हुआ है, इस तरीके से एक निकाय या समूह बना हुआ है जो यहाँ से R1 दूरी पे है, यहाँ से R2 दूरी पे है, यहाँ से R3 दूरी पे, यहाँ पर Rn दूरी पे रखा हुआ है। इसके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो F1 होगा, यहाँ पे F2 होगा, यहाँ पे F3 होगा और यहाँ पे इसमें Fn बल कार्य करेगा। यहाँ पर कितना बल कार्य करेगा? Fn, ठीक है ना। इस पर जो Fn बल कार्य करेगा। तो इसमें बोला क्या गया था? इसमें बोला गया था कि अगर कोई दो आवेश हैं, उन आवेशों के बीच में कूलाम का नियम लगेगा, चाहे वो दोनों समान आवेश हों या विपरीत आवेश हों। वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि उनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो इन दो आवेश, अब इसमें लिखोगे कैसे कि अध्यारोपण का सिद्धांत हुआ क्या था? बताया क्या गया था कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन अन्य आवेश की, किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। यानी ये आवेश अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो इससे ये कोई प्रभाव नहीं डलेगा, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, अब फिर इसके बाद बोला गया था कि अब इसके बाद इस पर निकाय पर जो टोटल बल होगा, इस निकाय पर तथा इस निकाय पर लगने वाला कुल वैद्युत बल इन अलग अलग आवेशों पर लगने वाले बलों के सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखो, इस पूरे निकाय पे मान लिया हमने कि F नेट बल कार्य कर रहा है, इस वाले पर F1 कार्य कर रहा है, इस वाले पर F2, फिर तीसरे वाले पर F3 बल कार्य कर रहा है, फिर लास्ट में कितना बल कार्य कर रहा है? Fn। तो इस तरीके से ये बताया गया था कि ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये बात क्लियर हो गई? चलो, इसे भी आप नोट कर लो। अब तीसरा आता है सतत आवेश का वितरण। अब देखो, आवेश को बांटा किस तरीके से जाता है उसे सीखेंगे। अब देखो, अब है सतत आवेश का वितरण। तो आवेश को हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। आवेश को हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला, लंबाई के अनुदिश, दूसरा एक क्षेत्रफल के अनुदिश, लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुदिश, तीसरा आयतन, यानी तीसरा आयतन के फॉर्म में, यानी लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी, तीनों फॉर्मेट में बटेगा। तो सबसे पहला होता है रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण, ठीक है ना। दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण वितरण तीसरा वाला होता है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। हम आवेश को तीन तरीके से बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो रैखिक मतलब एक लंबाई के अनुदिश, पृष्ठ मतलब एक क्षेत्रफल है, लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुदिश। तीसरा आयतन, एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के अनुदिश अगर बांट पाओगे तो उसे हम कहेंगे कि आयतन आवेश वितरण। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से 3 पॉइंट और बनते हैं। इसमें से जैसे पहला वाला है उसके अकॉर्डिंग बनता है रैखिक
रैखिक आवेश घनत्व, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, रैखिक आवेश घनत्व। इससे हम डेरिवेशन भी सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसे हम लैम्बडा से व्यक्त करते हैं और लैम्बडा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। यहाँ पे क्या करेंगे, एल को हम एकांक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, क्योंकि लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू, जब एल की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक होता है कूलाम बटे मीटर। और उसके बाद इसकी अगर विमा निकालोगे तो होती है L-180। अब देखो, हर चीज़ को मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा इस बार, पर एक बता दे रहा हूँ आपको। कूलाम की विमा क्या होती है 80 और मीटर की विमा होती है L बटे में। तो L ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 80 ऊपर ऑलरेडी है, तो इसकी विमा हो जाएगी रैखिक आवेश घनत्व की L-180। अब सेकंड वाला आता है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण कैसे होगा, यानी कि एक लंबाई, वितरण नहीं, अब घनत्व। वितरण तो यहाँ बता दिया मैंने आपको, अब वो घनत्व, इसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। अगर हमने इसका क्षेत्रफल मान लिया 1, अगर क्षेत्रफल 1 मान लिया, सिग्मा इज इक्वल टू होगा क्यू। यानी इससे हमें पता चलता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसका हमें मात्रक होता है, वो होता है कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। और अगर इसकी विमा निकालोगे तो होगी L-280। नंबर 3 पर आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इसे रो से व्यक्त करते हैं। रो इज इक्वल टू द क्यू अपॉन वी, और v को हम 1 मान लें, यानी प्रति एकांक आयतन। तो रो की वैल्यू कितनी होगी, q के बराबर होगी। यानी इसे हम कह सकते हैं कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम बट्टे मीटर क्यूब होता है। अब इसकी जो अगर विमा निकालोगे तो L-3 होती है। ठीक है ना। इस तरीके से ये आपके 5 टॉपिक क्लियर हुए। आज हम इतना ही कराएंगे। आज हमारी डे 1 की पहली क्लास है, जिसमें आपको बताया गया ये चीज़ें। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमें और क्या क्या टॉपिक्स आपके कराने चाहिए। जो आपको लगता है कि हमें ये टॉपिक नहीं आते हैं, तो उनकी हम अलग से सेपरेट वीडियो डालेंगे, और वो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस चल रहा है, उससे हम वही चलेगा, जो कि हमें 70 दिनों में आपको कंप्लीट करा के देंगे। तो आप उड़ान वॉइस को ज्वाइन करें।